नमस्ते स्मृति रेखा जी, नमस्ते सभी को। और 2-3 लोगों के ज्वाइन करने के बाद हम ज़रा डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों का स्कॉलरशिप के लिए जो टेस्ट हुआ था, बस हिंदी में नहीं, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स विद्याकर प्रोवाइड करती है, सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया गया था। स्कॉलरशिप के लिए एग्ज़ाम, अगर किसी ने इतने % रखे होंगे तो इतना % स्कॉलरशिप मिलेगा या वगैरह वगैरह चीज़ें। ओके, तो काफ़ी स्टूडेंट्स लाइव क्लास में, मतलब हमारे जो क्लासेस ऐप पर होती है उसमें पूछ रहे थे। और ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम सभी के लिए फ्री था, बस पेड बच्चों के लिए नहीं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक जिन्होंने पेड क्लासेस अभी तक खरीदी नहीं है, उन सब के लिए था। ठीक है, नमस्ते स्मृति रेखा जी। तो पहले जान जाइए, पहले 100% स्कॉलरशिप हमारी विद्याकर टीम प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, नमस्ते अफसाना जी। तो 100% स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन क्वालिफाइड है? जिन लोगों ने 90% अबव रखा है, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से। तो यहाँ पे लिस्ट ऑलरेडी तैयार है, जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट वाइज। और अगर किसी का डाउट है कि उनके सब्जेक्ट या उन्होंने जो क्लासेस खरीदी है, जो क्लास के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप का टेस्ट दिया था, वो सब्जेक्ट यहाँ पे मैंशनड ही नहीं है, दैट मीन्स कि उनमें से किसी ने भी 90% अबव नहीं रखा है। ओके, ये क्लियर हो जाइए। तो हिंदी में नमिता जी, अनिर्बन पति और स्मृति रेखा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप तीनों को 100% स्कॉलरशिप मिला है। यानी आगे चल के अगर आपने हिंदी अभी तक नहीं खरीदा है, ठीक है, तो आगे चल के आप कोई और भी कोर्स अगर विद्याकर में खरीदना चाहते हैं, कोई क्लासेस, पेड क्लासेस खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो वो उसमें आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, मतलब फ्री क्लासेस होंगी। ठीक है, पेड क्लासेस में आपको एक्स्ट्रा कुछ पेड नहीं करना है। एंड अगर किसी ने अभी तक हिंदी नहीं खरीदा है आप तीनों में से, तो अभी आपको हिंदी में भी SSB TGT हिंदी के कोर्सेज में भी 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। ओके, तो उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं देख लीजिए, RI, ARI, AMIN सबका निकला है, OSSC, CGL, TGT, CBZ, TGT आर्ट, सबके नाम यहाँ पे मेंशन्ड है। जितनों ने भी स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट दिया था जिस भी सब्जेक्ट में, और उनमें से कितनों को 100% स्कॉलरशिप मिला है, मतलब कोई भी पेड क्लासेस वो फ्री में खरीद सकते हैं, उन लोगों का नाम यहाँ पे मेंशन्ड है। कॉमर्स का भी है, ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिए। और 30% ऑफ भी मिल रहा है स्कॉलरशिप में, यानी अगर किसी ने 80% अबव रखा है एग्ज़ाम में, उन लोगों को 30% ऑफ मिला है। यानी अगर उन्होंने हिंदी तो ऑब्वियसली ख़रीद ही लिया होगा, बट अगर उसके अलावा वो कोई और कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, आगे चल के अगर PGT की निकली या कोई BEd वो लोग रखना चाहें या कोई कॉमन सब्जेक्ट रखना चाहें, कुछ भी अगर आप लोग को रखना है, तो हिंदी में, मैं तो हिंदी का ही बताऊँगी ऑब्वियसली। तो हिंदी में इमरान जी, अंजलि प्रधान और भाग्यश्री धर, आप तीनों ने 30% स्कॉलरशिप के लिए आप लोग अभी क्वालिफाइड हैं। ठीक है, और कोई भी स्टूडेंट जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, आप सब में से ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं किसी भी सब्जेक्ट के, आप सभी 30% ऑफ के लिए क्वालिफाइड हैं। यानी आगे चल के अगर आप कोई और भी पेड क्लासेस खरीदना चाहें, केवल एक, ठीक है, ऐसा नहीं, ब्रह्मास्त्र वगैरह सब में भी इसमें एप्लीकेबल ना हो, कोई एक अगर आप कोर्स खरीदना चाहें तो उसमें आपको 30% ऑफ मिलेगा। ठीक है, एंड अगर आपने 90% अबव रखा है तो आपको आगे नए एक किसी कोर्स में 100% ऑफ मिलेगा। ओके, क्लियर हुआ? चलिए फिर, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन इमरान जी, अंजलि जी एंड भाग्यश्री जी। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अच्छा, हमारे टाइम टेबल में चेंजेस हुए हैं। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अभी तक हिंदी की क्लासेस नहीं खरीदी है, उन लोग के लिए जानकारी है, क्लासेस रेगुलर बेसिस पे होती है हमारे ऐप पर। ठीक है, हम YouTube पे भी क्लासेस करेंगे, बट YouTube पे हम खाली क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कंटेंट चाहिए प्लस उसके MCQs चाहिए, तो उसके लिए आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, विद्याकर का ऐप। ठीक है, एंड उसी पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। सारे क्लासेस होते हैं, कुछ पेड होती है, कुछ फ्री होती है, और फ्री है कि नहीं है, पेड है कि नहीं है, इसकी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, और जिसका लिंक आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन पे पिन होकर है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। टाइम टेबल में जो चेंजेस हुआ, मैंने प्रीवियस अपनी क्लास में ऐप पर भी बता दिया था, अभी भी बता देती हूँ। प्रकाश सर की क्लासेस में थोड़ी चेंजेस हुई हैं। ठीक है, उनकी क्लासेस पहले सुबह 7:30 बजे होती थी, और दिन भी बदला है। ओके, पहले उनकी क्लासेस मंडे और वेडनेसडे होती थी, अब उनकी क्लासेस होंगी ट्यूसडे और सैटरडे। ओके, ट्यूसडे और सैटरडे दोनों दिन 5:30 बजे होंगी। तो CDP की क्लासेस भी आप लोग कीजिए। अगर आप हिंदी बस पढ़ते रहेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ।
आप ऐसे ही जवाब दीजिए। प्रीवियसली जितने भी आंसर्स थे इससे पहले वो तो विशाल सर ने आप लोगों को बता ही दिया, मैंने भी उनका क्लास देखा था, उन्होंने अच्छे से आपको गद्य के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है सब अच्छे से समझा दिए थे, कैसे कोई अगर अपठित गद्यांश होगा तो उसको आपको कैसे करना है, ये बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया था। तो आगे चलते हैं, 1 का ही आंसर ऐसे करके दीजिएगा तो मुझे आसानी होगी, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है, ताज कविता के रचयिता कौन है? ताज कविता के, क्वेश्चंस क्लियर दिख रहा है? ताज कविता के रचयिता कौन है? केदारनाथ सिंह, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? बताइए पहला का आंसर। अमर जी 1 का बी ऐसे करके देंगे तो मुझे आसानी होगी, तो बाकी लोग भी दीजिए जवाब। 1 का क्या होगा? 1 का बी काफ़ी लोग कह रहे हैं, और काफ़ी लोग अगर कह रहे हैं तो ये गलत तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत, 1 का आंसर है आपका बी। ठीक है, क्लियर हुआ? बढ़िया जवाब अफसाना जी, 1 का बी होगा। पंत जी ने ये कविता लिखी है ताज। चलिए अच्छा, एक और एसएसबी टीजीटी के जितने भी कोर्सेज हैं हिंदी के अलावा और आर्ट्स के अलावा, उसकी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है, आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, ठीक है। एंड ये जितने भी कोर्सेज है टीजीटी के अंडर, ये विद्याकेयर में आपको 499 में मिलेगा, ठीक है, 499, ओके। और इसके वैलिडिटी 6 मंथ्स के लिए है, तो आप अपने जितने भी जान पहचान के दोस्त हैं उन सबको बता दीजिए। बढ़िया जवाब उपाली उपमिता जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, सेकंड का आंसर दीजिए। कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी के आधार पर बताएं कि झांसी की रानी के विधवा होने पर किसने उनका राज्य हड़पने का प्रयास किया था? ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेंटिंग या लॉर्ड डलहौजी? बताइए, सवाल का जवाब दीजिए सेकंड का। ऐसे ही 2 पॉइंट करके ABCD करके देंगे तो मुझे समझने में आसानी होगी आपने किस प्रश्न का जवाब दिया है। तो बताइए, जब रानी विधवा हो चुकी थी तब किसने उनके राज्य पर आक्रमण किया या राज्य को हथियाने का प्रयास किया था? इन चारों में से लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेंटिंग या लॉर्ड डलहौजी? 2 का। और सबसे पहले जवाब अमर जी के थ्रू आते हुए, उसके बाद साथी के साथ उपाली उपमिता जैना जी, और बिल्कुल सही जवाब लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब साना जी। और स्मृति रेखा जी तो बिल्कुल सही जवाब देंगी ही, हर क्लास में वो देती है। और बस वो नहीं, जितने भी स्टूडेंट्स हिंदी की क्लासेस करते हैं रेगुलर बेसिस पे, सभी का सही जवाब है। एंड अमर जी तो मैं नया देख रही हूँ, बट बहुत अच्छी बात, आप भी सही जवाब दे रहे हैं। बेहरा फिल्म क्रिएशंस, मेरे ख्याल से ये मानस जी है, वेरी गुड, बहुत सही जवाब। 2 का डी होगा। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखिए। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, इही खाए बौराए मन, इही पाए बौराए। ठीक है, तो बिहारी के इस दोहे के पहले चरण में आए शब्द कनक के क्या अर्थ है? मतलब कनक कनक, इन दोनों के क्या अर्थ है? पहला सोना है और दूसरा चमक है, पहला सोना है और दूसरा धतूरा है, पहला धतूरा है और दूसरा नशा है, या पहला धन है और दूसरा सोना है? बताइए। 3 का बिल्कुल सही जवाब अश्मिता जी, अमर जी, बिल्कुल सही जवाब, सोना और धतूरा, है कि नहीं? हम लोगों ने ये क्लासेस जब की थी। अच्छा ये बताइए, ये किसका दोहा है? ये जो दोहा है कनक कनक ते 100, अच्छा यहाँ पे तो लिखा ही है बिहारी के दोहे। तो जब हमने बिहारी के दोहे पढ़े थे, हमने क्लास में भी ये बात की थी कि कनक और कनक का क्या मीनिंग हो सकता है। तो इस क्वेश्चन से भी वो क्लैरिफाई हो ही गया, पहला सोना है, क्योंकि सोना धतूरे से 100 गुना अधिक मादक है। ठीक है, कनक कनक ते 100 गुनी, है कि नहीं? सोना धतूरे से 100 गुना अधिक मादक होता है। ठीक है, चलिए बढ़िया, सभी का सही जवाब। बिहारी जी ने लिखी है ये कविता। अच्छा कविता मेरे ख्याल से दोहे। तो बिहारी के दोहे में मुझे ये बताइए कि उन्होंने जो दोहा लिखा था उसका मंगलाचरण उन्होंने किसको समर्पित किया था? बिहारी के दोहे में उन्होंने अपना मंगलाचरण किसे समर्पित किया था? शुभांकर जी, क्वेश्चंस इंग्लिश में नहीं है, क्वेश्चंस हिंदी में ही है। ठीक है, तो बताइए बिहारी के दोहे में बिहारी ने मंगलाचरण किसे समर्पित किया था? क्लास में भी डिस्कस किया है, अभी भी मैं पूछ रही हूँ, और मेरे ख्याल से सभी को मालूम ही होगा।
बिल्कुल सही, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ का आंसर बताइए। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैननु ही सब बात। प्रस्तुत दोहे में कनक में किनके बीच आंखों में बातें हो रही है। माँ बेटी, सखी सखी, राजा रानी। चौथा ऑप्शन क्लियर नहीं पता चला तो मैं बता दूं, नायक या नायिका। तो बताइए, इस दोहे में कहत नटत रिझत खिजत, इस दोहे में किन दोनों के बीच में आंखों में बातें हो रही है। ये अगर आपको ऑप्शंस क्लियर नहीं भी दिख रहा होगा फिर भी आप जवाब दे देंगे, क्योंकि क्लासेस में भी हमने ये डिस्कस किया ही है। बिल्कुल सही जवाब स्मृति रेखा जी, बिल्कुल सही जवाब अश्मिता जी। 4 का होगा डी, यानी नायक नायिका, है कि नहीं। कहत मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, कहत में कौन कह रहा है, आंखें कह रही है। नटत में नायिका जो है, यानी कहत में नायक की आंखें कुछ कह रही हैं नायिका से। नटत में नायिका जो है थोड़े नखरे दिखा रही है। रिझत, और उसके नखरे दिखाने पे वो चाहती है कि वो जब नखरे दिखाए तो उसका जो नायक है, उसका जो प्रेमी है, थोड़ा वो भी चिढ़ जाए, लेकिन वो चिढ़ता नहीं है, उल्टा असर होता है, रिझ जाता है और प्रेम में पड़ जाता है। और उसके रिझने से यानी नायिका का प्लान फेल हो गया, ये सब सोच के नायिका और खिज जाती है, खिजत हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद दोनों की आंखें मिलती है, दोनों के नैन मिलते हैं, मिलत, ठीक है। इस पूरे दोहे में फिजिकली किसी का मिलन नहीं हो रहा है, ना हाथ पकड़ रहे हैं, ना आलिंगन कर रहे, सब आंखों में हो रहा है। और फिर खिलत, जैसे ही आंखें मिलती है दोनों के चेहरे खिल जाते हैं। और लजियात, उसके बाद नायिका जो है शर्मा जाती है। बड़ा अच्छा लाइन है, इसीलिए अच्छा इसके ऊपर प्रश्न है तो मैं ये लाइन अभी नहीं बोलूंगी। फिलहाल चलिए आगे चलते हैं, डी होगा इसका आंसर। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं, 5th वन। सूर्यदास रचित बाल लीला वर्णन के अनुसार माता यशोदा हरि को पालने में सुलाने के लिए कौन सा प्रयास नहीं करती। हरि यानी कान्हा, उनको सुलाने में इनमें से कौन सा प्रयास नहीं करती। नहीं पे ध्यान दीजिएगा। हलरावे, हिलाती है, या एक झूले को वो एक बार ऐसे प्यार से हिलाती है, या दुलरावे, अपने कान्हा को दुलार देती है, या चिल्लाती है जब कान्हा नखरे करता है, सोता नहीं है तो उसको डांटती है, या जोई सोई कछु गावे, जैसे तैसे कुछ लोरी सुनाती है। 5th का बिल्कुल सही जवाब स्मृति रेखा जी, मानस जी बिल्कुल सही जवाब। 5th का होगा सी। अगर ये नहीं भी आता होगा फिर भी आप जान जाएंगे, माता यशोदा छोटे नन्हे बालक कृष्ण पे थोड़ी चिल्लाएंगी, है कि नहीं। सी होगा इसका जवाब। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, ये एक जान जाइए, मैंने अपने ऐप पर जो क्लासेस होती है उस पर भी मैंने बहुत बार डिस्कस किया। अभी भी चूँकि यूट्यूब पे हो रहा है तो काफ़ी लोग इससे जुड़ पाएंगे, बाद में भी क्लासेस देख पाएंगे आफ्टर लाइव सेशन। तो मैं बता दूं, अगर आपको हिंदी टीजीटी की क्लासेस पसंद आ रही हैं, ठीक है, और न केवल हिंदी, आप किसी भी कोर्स के लिए पूछ सकते हैं। चूँकि मैं हिंदी की क्लासेस कर रही हूँ तो मैं हिंदी की ही बात करूँगी। तो हिंदी की क्लासेस अगर आपको समझ आ रही है, मेरी हो, विशाल सर की हो, या CDP के थ्रू प्रकाश सर की हो, तो आपको अगर क्लासेस समझ आ रही है, क्लासेस में कुछ डाउट रह रहा है, आपको जो कंटेंट या MCQs प्रोवाइड किए जा रहे हो आपको सफिशिएंट नहीं लग रहे या काफ़ी अच्छा लग रहा है, कुछ भी डाउट हो रहा है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। टाइमिंग दिया गया है 10 to 7 PM, ठीक है। तो इस टाइम पे आप इस नंबर पे, किसी भी नंबर पे कॉल करके हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं वाया वॉइस। और अगर आप बात करने में सकुचाते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी दिया गया है, तो आप एक बार बात करके या कह के हमें अपना बता दीजिए पॉइंट कि क्लासेस समझ आ रही कि नहीं आ रही। कुछ कमी होगी तो हम उस पर ज़रूर काम करेंगे, ठीक है। चलिए, प्रीवियसली 5th गया था तो अभी 6ठा क्वेश्चन देखिए। तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा में अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति भरत का किस प्रकार की भक्ति को दिखाया गया। बताइए, आसान सवाल। अंध भक्ति, वात्सल्य भक्ति, भातृ भक्ति या स्वामी भक्ति। बताइए, भरत के किस प्रकार के भक्ति को हम भरत महिमा में देखते हैं। 6th का जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, सी होगा इसका जवाब, भातृ भक्ति, है कि नहीं। अब इसी के साथ मुझे बताइए, भरत महिमा
रामचरितमानस के किस कांड में है? भरत महिमा। तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरितमानस है उसी के किसी एक कांड में भरत महिमा का उल्लेख है ना, इस प्रसंग का उल्लेख है। तो किस कांड में इसका उल्लेख है? भरत महिमा। और हमने केवट प्रसंग भी पढ़ा है कि नहीं? तो भरत महिमा का बताइए किस कांड में इसका उल्लेख है? भरत महिमा। बिल्कुल सही जवाब अफसाना जी, मेरे ख्याल से। और बिल्कुल सही जवाब मानस जी, ये होगा अयोध्या, है कि नहीं? अयोध्या कांड। और अब से मैं अफसाना जी को इमरान जी कहकर ही संबोधित करूँगी क्योंकि मैंने पहचान लिया आप इमरान जी हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 7th का क्वेश्चन। अच्छा, ये ब्रह्मास्त्र का पावर पैक का ऑफर तो आप लोग सभी जानते ही हैं, ठीक है। एक साथ आपको जितने भी कोर्सेज विद्याकर में अभी तक प्रोवाइड हो रही है, अगर आपको सभी कोर्सेज में अप्लाई करना है, एक साथ आप मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, तो इसका प्रॉपर प्राइसिंग है 6,999, ठीक है। आप इसके बारे में जो नंबर प्रोवाइड किया गया है प्रीवियसली फीडबैक में भी, आप उस नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th का जवाब दीजिए। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या 6? और इमरान जी का जवाब आ चुका। बाकी लोग, अमर जी आपने खाली 7 लिखा है। 7 पॉइंट बिल्कुल सही। 2, और वो 2 क्या क्या है? अकर्मक और है कि नहीं? अकर्मक और सकर्मक सही लिखा है तो 7th का ए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़िया, सभी का सही जवाब। इससे पता चल रहा है कि आप सभी की तैयारी बहुत मजबूत है, क्योंकि अभी तक इन सब तक हम लोग पहुंचे नहीं है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हुई, इन सब टॉपिक्स पे हम अभी तक पहुंचे नहीं है, पर फिर भी आप लोगों को जवाब आता है। दैट मीन्स कि आप लोगों की तैयारी काफ़ी है कि नहीं? 8वां प्रश्न। निम्नलिखित कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का सही उदाहरण है? इनमें से शेर तेज भागता है, सुरेश पत्र लिखता है, बालक तैरता है या छात्र हंसते हैं। इनमें से किस वाक्य में आपको लग रहा है कि सकर्मक क्रिया है? यानी क्रिया के साथ साथ उसमें कर्म का भी आपको बोध हो रहा है। बिल्कुल सही जवाब मानस जी, सकर्मक और अकर्मक। 8th का स्मृति रेखा जी का जवाब सबसे पहले आते हुए, फिर इमरान जी भी साथ के साथ लगे हुए हैं। बाकी लोग, सुरेश पत्र लिखता है, सभी का लग रहा है ये। और इसको अगर मैं तोड़ूं, चलिए शुरू से तोड़ते हैं सेंटेंसेस को। शेर तेज भागता है, शेर तेजी से भागता है, ठीक है। सुरेश पत्र लिखता है, इसको अगर हम तोड़े तो सुरेश पत्र को लिखता है या पत्र में लिखता है। कुछ तो इधर एक्सप्लेन है, तो पत्र को ही लिखता है कि नहीं। बालक तैरता है, बालक पानी में ही तैरेगा, हवा में तो तैरेगा नहीं, तो बालक पानी में तैरता है। छात्र हंसते हैं, छात्र जोर से हंसते हैं या छात्र खिलखिला के हंसते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें हमें पत्र को लिखता है, को का बोध हो रहा है। और कर्म सकर्मक, यानी उसमें कर्म का बोध हो, कारक को इधर हम देखेंगे, यानी कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को तो बोध हो ही रहा है, तो ऑब्वियसली बी होगा इसका आंसर। तो सकर्मक और अकर्मक को पहचानने की ट्रिक आप सभी लोग तो जान ही चुके हैं, तो इसमें और दिक्कत नहीं है। भागना, तैरना, नहाना अकर्मक है, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, ये ओपीएससी पीजीटी के कोर्सेज हमारे विद्याकर में शुरू हुई नहीं, चल ही रही है, बहुत टाइम से चल रही है। तो इसके भी जितने भी कोर्सेज प्रोवाइडेड हैं उसका प्राइसिंग आपको दिया जा चुका है 1999, ये आपके इन कोर्सेज के लिए। और अगर आपको कंपलसरी पेपर खरीदना है, कंपलसरी पेपर की क्लासेस करनी है, तो 999 उसका पेमेंट है। और ये जो भी आप पेमेंट करेंगे इसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स के लिए है, ठीक है। और अगर आपने अभी ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था उसमें आपने 100% या 30% ऑफ भी आपने अवेल कर लिया है,
तो आपको इसमें या तो 100% फ्री में मिलेगा इन क्लासेस, या फिर इसमें 1999 में या 999 में आपको 30% मिलेगा। और ये याद रखिए इन दोनों में से किसी एक में ही मिलेगा आपको 100 या 30%। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? कोई भी क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है या है पूछ रहा है। ओके, ये एग्जाम में थोड़ा सा हड़बड़ी के कारण छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। ओके, तो किस में नहीं हुआ है? रतंत, धड़ंत, भिड़ंत या बसंत? बताइए किस में लग रहा है कि प्रत्यय, प्रत्यय क्या है? जो शब्द के अंत में लगता हो, और उपसर्ग शब्द के स्टार्टिंग में। तो बताइए किस में आपको लग रहा है कि प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, उसका विच्छेद नहीं हो सकता है? 9th का। ओके, इमरान जी का जवाब आ चुका, अमर जी का भी जवाब आ चुका, बाकी लोग अच्छा स्मृति रेखा जी ने भी तो जवाब दे ही दिया था, और बिल्कुल सही। तो जिन लोगों ने बसंत लिखा है बिल्कुल सही जवाब है। भिड़ंत क्या हुआ? भिड़ना है कि नहीं? भिड़ना। रटंत मतलब रटना। धड़ंत क्या है? ये तो बड़ा विचित्र शब्द है, बट होगा इसका भी। बट बसंत हम जानते हैं ये एक मूल शब्द है कि नहीं? बसंत क्या है? ऋतु है कि नहीं? तो बसंत होगा आपका सही जवाब, डी। ओके, चलिए 10वां प्रश्न देखिए। गोबर गणेश मुहावरे का अर्थ क्या है? गोबर गणेश, पंडित होना या मूर्ख होना या मोटा ताज़ा किसी चीज़ को, अगर किसी मोटे ताज़े चीज़ को देखेंगे तो हम बोलेंगे गोबर गणेश हो गया, या भले व्यक्ति को देखेंगे तो उसको देख के मन में गोबर गणेश वाला शब्द आएगा। बताइए गोबर गणेश का अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ क्या है? 10th का स्मृति रेखा जी का जवाब आ चुका, मानस जी भी, इमरान जी भी लगे हुए हैं जवाब देने में, और सभी का सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही, मूर्ख। गोबर गणेश यानी मूर्ख, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई दोहराए नहीं है। आगे चलते हैं 11वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? ओके, नहीं है मेघ का। ध्यान दीजिए, अंबुज, पयोद, वारिद या घन? बताइए 11th का। मेघ का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ओके, दिमाग में कुछ नहीं है, हाँ बिल्कुल सही, मतलब गोबर गणेश का आप जवाब दे रही हैं। ओके, पर्यायवाची नहीं है, बताइए। स्मृति रेखा जी का जवाब आ चुका है, अश्मिता जी का। स्मृति रेखा जी का जवाब है 11th का ए नहीं, 11th का आ। ओके, ये याद रखिएगा, 11th का ए नहीं बोल रहे हो, 11th का आ बोल रही है, और बिल्कुल सही 11th का ए ही होगा। ओके, अंबुज, याद रखिए अंबुज ही सही जवाब है। ओके, अंबुज का मतलब अगर मैं बोलूँ तो मेरे ख्याल से कमल होता है, बाकी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है कि इसका अर्थ शायद कमल है, ठीक है, बट आप लोग देख लीजिएगा। अंबुज ही होगा सही जवाब, क्योंकि पयोद, वारिद, घन, घनघोर वर्षा, ठीक है, घना बादल बोलते नहीं है, तो 11th का ए ही होगा, बिल्कुल सही, अंबुज पद में। चलिए ठीक ही बोल दिया मैंने, है कि नहीं? चलिए, और ऐसे ही ये शब्दों को याद रखिए, पर्यायवाची शब्द आपके ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ठीक है। 11th का ए बिल्कुल सही। चलिए, इन्होंने तो संधि विच्छेद भी कर दिया स्मृति रेखा जी ने, अंबुज से जन्मा। चलिए 12th पे चलते हैं। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? ठीक है, काल का प्रश्न है ये, वर्तमान काल का बोध करा रहा है, ठीक है। माँ ने पत्र लिखा था, मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, राधिका कल दिल्ली जाएगी और वह पढ़े तो पास हो जाए। ठीक है, अब बताइए 12th का जवाब, वर्तमान काल, इनमें से वर्तमान काल का बोध किस वाक्य में हो रहा है? 12th का। ओके, इमरान जी का भी जवाब आ चुका, स्मृति रेखा जी, बाकी सब, अमर जी का भी जवाब आ चुका, बिल्कुल सही, और सभी का जवाब सही है, बी होगा। अब मुझे बताइए डी कौन सा काल हुआ? बाकी सब तो क्लियरली पता चल रहा है, भूत है कि नहीं, भविष्य। डी मुझे बताइए, डी कौन सा काल हुआ? वह पढ़े तो पास हो जाए। डी का थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कीजिए, डी कौन सा काल हुआ? वह पढ़े तो पास हो जाए।
बताइए। वह पढ़े तो पास हो जाए, ऐसे भी सवाल आते हैं। इस टाइप का एक सेंटेंस दे दिया गया होगा और पूछा जाएगा निम्नलिखित में से ये कौन सा काल है। संदिग्ध, भविष्यत, भविष्यत, बिल्कुल सही। वह पढ़े तो पास हो जाए, है कि नहीं। चलिए बढ़िया। 12th का भी ये तो क्लियर हो चुका। आगे बढ़ते हैं। 13th, अच्छा 13th से पहले जान चाहिए हम लोग एसएसबी टीजीटी के आर्ट्स, पीसीएम, सीबीजेड और हिंदी इसके कोर्सेज का पेमेंट भी जान चाहिए, क्योंकि अभी हमने स्कॉलरशिप में किसने कितना स्कोर किया है, कौन किस टाइप के स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई हो चुका है, उसका भी हमने जिक्र कर दिया। तो आप लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन सा कोर्स का कितना पेमेंट है, ठीक है। अगर आप हिंदी लेना चाहते हैं तो 1599 पड़ेगा, और अगर आपने 100% स्कॉलरशिप अवेल कर लिया है तो फ्री में मिलेंगी आपको हिंदी की क्लासेस। अदरवाइज आपने 30% भी अवेल किया तो इसमें आपको 30% ऑफ मिलेगा। एंड अगर आपने हिंदी ऑलरेडी पे कर लिया, हिंदी की पेड क्लासेस आपने खरीद रखी है, आगे चल के आपको कोई और भी पेड क्लासेस खरीदना है, आपने अभी तक सीडीपी की क्लासेस नहीं खरीदी हैं, तो आप सीडीपी में वो चीज़ अप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं, मगर केवल एक ही, ठीक है। आर्ट्स, पीसीएम, सीबीजेड सबका यही है, आपको कोई भी कोर्स खरीदना है, सबका प्राइस 1599 ही है, ठीक है। हेतु, हेतु बिल्कुल सही। अब जाके मुझे सही जवाब आया। हेतु, हेतु भविष्यत काल, मतलब एक चीज़ पता चल रहा है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब भाग्यश्री जी। एंड भाग्यश्री जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 30% मेरे ख्याल से आपने 30% अवेल किया है, ठीक है। आप क्लासेस जब ये हो जाएंगी क्लासेस तो आप एक बार देख लीजिएगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया था स्कॉलरशिप का जो टेस्ट हुआ था उसमें किसने कितना स्कोर किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी। आगे देखिए, निम्नलिखित कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ठीक है, शुद्ध है। अब तो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, अगर मैंने बोल दिया तो आप लोगों को क्यों नहीं पता चलेगा। तो ऑप्शंस देखिए और जवाब दीजिए। ABCD क्या होगा इसका जवाब 13th का। ओके, इमरान जी का जवाब सबसे पहले आते हुए, स्मृति रेखा जी भी, बाकी लोग बिल्कुल सही जवाब। अमर जी, A फॉर अमर, A फॉर बिल्कुल सही जवाब। A होगा इसका आंसर ऐतिहासिक, ये होगा ऐतिहासिक, ये ऐतिहासिक, ठीक है, और ये हुआ ऐतिहासिक, है कि नहीं, मात्रा में, और ऐतिहासिक, ठीक है। A होगा आपका सही जवाब, सभी का सही जवाब आया है। आगे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए, शेर कहाँ रहता है, एक सेंटेंस दे दिया गया, तो इस वाक्य को अर्थ की दृष्टि से किस वाक्य भेद में रखा जाएगा। शेर कहाँ रहता है, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक या इच्छावाचक। अब बताइए 14वां का जवाब। अगर आपको वाक्य के भेद नहीं पता, अर्थ के हिसाब से वाक्य के भेद नहीं भी मालूम है, फिर भी कोई भी इसका जवाब आसानी से दे सकता है कि नहीं। इसमें किस चीज़ का बोध हो रहा है, एक प्रश्न का बोध हो रहा है, प्रश्न पूछा गया, और सभी का सही जवाब 14th का C, प्रश्नवाचक। जिस वाक्य में हमें प्रश्न का बोध हो या क्वेश्चन मार्क रखा रहे, ठीक है, वो प्रश्नवाचक हो गया, है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब अश्मिता जी, बिल्कुल सही जवाब भाग्यश्री जी, 14th का होगा C, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 15वां देखिए, निम्नलिखित कौन से विकल्प में पुल्लिंग और उसके स्त्रीलिंग शब्द का सही जोड़ा है। नहीं है नहीं पूछा गया है, पूछा गया, ओके। लाला लाली, बैल गाय, युवा युवी या विद्वान विद्वानी, बताइए। 15th का 15वां क्वेश्चन का सही जवाब बताइए ABCD में से। ओके, स्मृति रेखा जी का जवाब आ चुका, अफसाना जी भी, बाकी लोग ओके ओके ओके, अमर जी का भी जवाब आ चुका है, मानस जी का भी, और जिन लोगों ने B आंसर दिया है बिल्कुल सही जवाब है बैल और गाय, ठीक है। विद्वान का क्या होता है, विदुषी होता है कि नहीं, विदुषी, है कि नहीं। और युवा का युवती, या ऐसे ही बोल सकते हैं, युवक का युवती होता है, बट युवा का क्या ही होगा, युवा तो खुद ही एक है, युवा तो लड़का के लिए भी यूज हो सकता है, लड़की युवा लड़की, है कि नहीं।
और बैल गाय ये तो हमें मालूम है पुरुष स्त्रीलिंग। लाला का ललियाइन होता है, या ललाइन, मेरे ख्याल से ललाइन, सॉरी, लाला का ललाइन होता है। ये बिहार यूपी में आपको काफ़ी शब्द की चर्चा मिलेगी। ललनी या ललाइन, हाँ चलिए वही चीज़ है। युवा का युवती, वो युवक का युवती होता है, बट युवा का आई एम नॉट श्योर, युवक का युवती होता है। अगर मैं इसमें देखूं तो युवक फिर युवती होता है, ठीक है, ओके। चलिए बिल्कुल से, विद्वान का विदुषी, बिल्कुल सही। तो बी होगा इसका आंसर, बैल और गाय, ओके। चलिए बढ़िया। 16वां देखिए, पिता ने कहानी सुनाई, वाक्य दिया गया। तो इस वाक्य में जो रेखांकित पद है, मैंने रेखांकित नहीं था उसमें तो बता दिया है, ये कौन से कारक का भेद है? रेखांकित पद, बताइए। बिल्कुल सही जवाब भाग्यश्री जी, मानस जी, ललाइन होगा, ओके ठीक है। पिता ने कहानी सुनाई, इसमें पिता ने जो अंडरलाइन किया हुआ रेखांकित शब्द है, ये कौन से कारक का भेद है? 16th का, कर्म, कर्ता, अपादान, संप्रदान, बताइए। कर्ता ने कर्म को, बताइए। बी बी बी, बिल्कुल सही, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, और कौन सा से? अलग होने का भाव, ठीक है। ये कारक के भेद तो आप लोग जानते ही हैं। तो पिता ने ऑब्वियसली कर्ता होगा, सभी का सही जवाब आया है बी, ओके बढ़िया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 16वां, फिर 17वां देखिए, बिल्कुल सही, करंट से। चलिए, संकल्प शब्द में लगा उपसर्ग क्या है? ऑप्शंस देखिए और जवाब दीजिए। 17th का, संकल्प शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है, जानते हैं, तो कौन सा उपसर्ग लगा है 17th का? ओके, बी 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 और बिल्कुल बी, सम उपसर्ग से संकल्प शब्द बना है, बिल्कुल सही जवाब बी होगा इसका आंसर। चलिए बढ़िया, आगे चलते हैं। 18वां, हिंदी में, अच्छा ये शब्द मैं बोलूंगी नहीं बना तो आपको आंसर हो जाएगा। हिंदी में ये जो शब्द दिया गया है, इसका निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारित रूप जो है वो शुद्ध माना जाएगा? तो ऑप्शंस देखिए और जवाब दीजिए। ये जो शब्द दिया गया है इसका सही उच्चारण क्या है? 18th का, जी 17th का बी होगा भाग्यश्री जी, बिल्कुल सही। 18th का आप जवाब दीजिए सभी लोग। 18th का 18th का, ओके जवाब आते हुए ए और बिल्कुल सही, कोई दो राय नहीं, आकृति है कि नहीं? री की मात्रा लगी है ना, ये क्या हुआ? री इसको बोलेंगे हम लोग, री जैसे इसको पढ़ते हैं, है कि नहीं? ये क्र हो गया, इसका तो चलिए छोड़िए, आकृति भी नहीं होगा, आकृति, ये तो ऑलरेडी वही चीज है, इसका प्रोनाउंसिएशन तो ऐसे ही होगा, री, है कि नहीं? तो होगा इसका जवाब ए, बिल्कुल सही सभी का, आकृति। चलिए बढ़िया। 19वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विभक्ति चिन्ह नहीं है? ओके, नहीं है, कौन सा विभक्ति चिन्ह नहीं है? ओके, 19 का, के द्वारा, के लिए, पर, मैं। अब बताइए विभक्ति चिन्ह इनमें से कौन सा नहीं है? उन्नीस का, बिल्कुल सही, कौन सा विभक्ति? कारक विभक्ति, कारक का चिन्ह इनमें से कौन सा नहीं है? अगर यहाँ पे मैं नहीं होता, मैं होता, तब तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता, है कि नहीं? बट सिंस यहाँ मैं है, मैं तो कोई कारक चिन्ह है ही नहीं, ठीक है।
डी होगा इसका जवाब, बिल्कुल सही जवाब सभी का डी। मानस जी देखिए यहाँ पे मैं दिया गया, कारक विभक्ति का चिन्ह पूछा गया है कि नहीं। अभी प्रीवियसली हमने कारक विभक्ति पर किया था, बताया था कि नहीं मैंने, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। वही कारक वाला प्रश्न है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा विभक्ति चिन्ह नहीं है, ठीक है। कारक आपको पढ़ना पड़ेगा, मे भी आपको क्लियरली नहीं दिखा, अधिकरण में, पर, है कि नहीं। चलिए बढ़िया, डी होगा इसका जवाब। और मेरा डी को पोलियो हो गया था, अब बड़ा कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद बताइए। पुनर प्लस जन्म, पुह प्लस नरजन्म, पुनः प्लस जन्म या पुनर प्लस आजन्म, बताइए सही जवाब। 20 नंबर 20वें प्रश्न का। ट्वेंटी का सी। चलिए सी अगर बता रहे हैं तो ये भी बताइए किस प्रकार की संधि है ये। संधि के जो 3 भेद हैं उन तीनों भेदों में ये कौन से भेद में आता है, किस भेद के अंतर्गत आपका पुनः प्लस जन्म आएगा, बताइए। 20 का सी जो ऑप्शन दिया गया, और सी बिल्कुल सही जवाब है। पुनः जन्म यानी दोबारा जन्म होता है, पुनः जन्म, पुनः आगमन, है कि नहीं, बिल्कुल सही। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, चलिए बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब भाग्यश्री जी, विसर्ग संधि। ओके चलिए 21 का भी जवाब दीजिए। 21 वाले क्वेश्चन का, निम्नलिखित कौन सा संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक ही जैसा रहता है, यानी उसका एक वचन भी वही है और बहुवचन का उसका कोई भेद नहीं है, ठीक है, उसका कोई बहुवचन हो नहीं सकता है। तो बताइए, नर, लड़का, पुस्तक या माता, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका बहुवचन में परिवर्तन जिसका नहीं लाया जा सकता बहुवचन के भाग में, बताइए। 21 का बाकी लोग। ओके अमर जी का भी जवाब आया, ठीक है। जिन लोगों ने ए जवाब दिया है बिल्कुल सही। अब लड़का का क्या होगा, लड़का का लड़के, है कि नहीं, लड़के। पुस्तक का पुस्तकें, ठीक। और माता का माताएं हो सकता है, या माताओं ने बुलाया, बट माताएं हम लेके चलेंगे, माताएं। तो नर का क्या होता है, नर का तो कुछ नहीं होता, नर, नरे, नरो तो नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा, नर, ठीक है, नर का और कुछ बहुवचन रूप नहीं है, ठीक है। लड़का, लड़के, पुस्तक, पुस्तकें, माता, माताएं, बिल्कुल सही जवाब मानस जी। नर, मुनि, आंसू, प्रणाम, बहुवचन, ओके, बहुवचन, ओके, ठीक है। 21, 22वां देखिए, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, ठीक है, जयचंदों की कमी नहीं है। इस वाक्य में जो जयचंदो आया है शब्द, ये संज्ञा भेद के अंतर्गत किस में आएगा, भाववाचक में आएगा, जाति में आएगा, व्यक्ति में आएगा या समूह में आएगा, मुझे अब बताइए। 22वां का आंसर दीजिए। ये जो जयचंदो आया है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, ये जयचंदो जो शब्द है ये किस संज्ञा की श्रेणी में आएगा। 22 का, ओके, सबका जवाब आते हुए और बिल्कुल सही जवाब आते हुए जातिवाचक, क्योंकि अब सेंटेंस से अगर जयचंद रहता तो हम क्या बोलते, व्यक्तिवाचक बोलते, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, जयचंद नाम से कोई भी हो सकता है, बट जयचंद, बट जयचंदो यानी इधर पता ही चल रहा है कि यानी इस टाइप के लोगों की कोई कमी नहीं है, यानी एक जाति बताई दी गई है और उसके अंतर्गत बहुत सारे टाइप के लोग आते हैं जो उसी के क्वालिटीज़ को रखते हैं, है कि नहीं। तो हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, यानी जातिवाचक शब्द है जयचंद, ठीक है। जयचंद गद्दार को इंगित किया गया, बिल्कुल सही जवाब। जयचंदो मतलब क्या, देखिए जयचंद एक कैरेक्टर है, एक पात्र है हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ, पुराण से जुड़ा हुआ, ठीक है। जैसे कालिदास को भरत का शेक्सपियर कहा गया है, बिल्कुल सही बोल सकते हैं। अब जयचंद जो एक हैं हमारे पौराणिक कथाओं या इतिहास से जुड़े हुए एक पात्र हैं जिन्होंने धोखा दिया था, ठीक है।
तो उनके ही धोखे को लेकर के ये एक कहावत चल पड़ी कि जयचंद मत बनो, जयचंदों की कमी नहीं है, यानी जो अपने ही लोगों को धोखा देते हैं। ओके, तो जयचंद करके एक किरदार है जिन्होंने धोखा किया था और जो इसी काम के लिए काफ़ी फेमस क्या बदनाम हो गए, ठीक है, जयचंद। और इसी कारण अब लोग उनकी उल्हाना दे करके बाकी लोगों को सतर्क करते हैं, बाकी लोगों को सार्कास्टिक वे में कमेंट पास करते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान, बिल्कुल सही। तो पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने धोखा दिया था और कहीं ना कहीं उन्हीं के कारण पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु भी हुई थी, ठीक है, जयचंद्र, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 22 के बाद 23। शिक्षा शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग करने से इनमें से कौन सा शब्द बनेगा? इक प्रत्यय, शिक्षा प्लस इक इज इक्वल टू व्हाट? बताइए। 23। शिक्षा प्लस इक, ओके। 23 का जवाब आते हुए धड़ाधड़, और बिल्कुल सही जवाब आते हुए वर्तनी पे भी ध्यान दीजिएगा। छोटी की मात्रा ऑलरेडी यहाँ पे पता ही चल रहा है, तो इसका जवाब होगा शैक्षिक, है कि नहीं? बिल्कुल सही, सभी का सही जवाब बी होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं 24वां प्रश्न देखिए। वह पौधों को का उन्मूलन करने लगा और दूसरा व्यक्ति उनका रोपण करता गया। वाक्य पढ़े। वह पौधों का उन्मूलन करने लगा और दूसरा व्यक्ति उसका रोपण करता गया। वाक्य में आए रेखांकित शब्द जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं? विलोम शब्द हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, एक दूसरे के समानार्थक शब्द हैं, या एक दूसरे के अनेकार्थक शब्द हैं, ठीक है, बताइए 24 का। और इससे पहले कि मैं आंसर क्वेश्चन पूरा बोल पाऊँ, जवाब आते रहा। स्मृति रेखा जी का जवाब आ चुका, मानस जी का भी, बस 24 आया है, ब्लैंक आया है। ओके, 24 का। और विदाउट एनी डाउट सबका सही जवाब है विलोम। उन्मूलन मतलब निकालना, रोपण मतलब रोपना, है कि नहीं? चलिए, ए होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। 24 गया, राइट। अच्छा, ये एक जान जाइए, हमारे क्लासेस, इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस फ्री होती हैं, ठीक है। विद्याकर ऐप पर भी हो सकती है, यूट्यूब पर भी हो सकती है। जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। इसका जो टेलीग्राम ग्रुप होगा, हिंदी के टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं, ठीक है। दिन यहाँ पे दिया जा ही चुका है। इन दिन रात के 9:15 बजे, ठीक है। शुभम सर काफ़ी मेहनत करते हैं, रात के 9:15 बजे भी वो लगातार जुड़े हुए हैं ताकि स्टूडेंट्स के जो बेसिक ग्रामर के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहे, ठीक है। तो मुफ्त में मिली चीज़ मैं हर बार कहती हूँ, छोड़ना नहीं चाहिए, तो बिल्कुल मत छोड़िए, क्लासेस कीजिए ताकि कम से कम बेसिक नॉलेज आपको होता रहे। और विशाल सर भी अपनी क्लास में बोल चुके हैं कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रेगुलर बेसिस पे हर एग्जाम में वेरी कॉमन है आना, ठीक है। तो इसका साधारण जो जानकारी है वो आपको होना चाहिए, है कि नहीं? तो 25वां प्रश्न का जवाब दीजिए इसी के साथ। इनमें से किसी एक को छोड़कर रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद कौन कौन से हैं? ठीक है, एक कोई है ऑड वन आउट, तो बताइए ऑड वन आउट। उन्मूलन, उखाड़ फेंकना, बिल्कुल सही। पच्चीस, बिल्कुल सही, कोई डाउट नहीं इसमें। सरल वाक्य, मिश्र, संयुक्त, उपवाक्य तो कुछ नहीं होता, है कि नहीं? डी होगा इसका जवाब, और बिल्कुल सही जवाब सभी का डी, उपवाक्य। अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रही हूँ क्योंकि आगे चल के इसके प्रश्न आ ही रहे हैं। तो आगे चलते हैं 26वां। जब समस्त या समास पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? जब समास के पद को अलग अलग किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? 26 का जवाब दीजिए।
जब समास पद को अलग अलग किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बताइए 26 का आंसर। बिल्कुल शब्द से ही पता चल रहा है और आप लोगों का जैसा जवाब आता जा रहा है इसमें कोई डाउट नहीं कि आप लोगों की तैयारी काफ़ी हो चुकी है। लेकिन अभी ये जान करके उड़ना नहीं है, हमें ज़मीन पे ही रहना है, क्योंकि तैयारी में अभी भी कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। तो उन कमियों को खोजिए और उस पर ही वर्क कीजिए, ठीक है। समास विग्रह बिल्कुल सही जवाब, यानी समासों को अलग किया जाता है, विग्रह, ठीक है। और संधि को अलग बोल दो, संधि विच्छेद होता है कि नहीं। बी होगा इसका जवाब, बिल्कुल सही। आगे चलते 27। निम्नलिखित कौन से वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ठीक है, क्रिया का प्रश्न है ये, ध्यान दीजिए। पहला वाक्य क्या है? हम रोज यहाँ आया करते हैं, पिताजी दफ्तर गए हैं, वह ऊंचा उड़ता है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। अब इनमें से किस में आप देख रहे हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया का सही प्रयोग हुआ है या प्रेरणार्थक क्रिया का ये उदाहरण हो सकता है? जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, पिलाना या पिलाती है। पिलाना हुआ फर्स्ट, पिलवाना हुआ सेकंड, है कि नहीं। और मैं देख रही हूँ स्मृति रेखा जी ने एक्सप्लेन भी कर दिया है, पिलाना पिलवाना, ठीक है। सेकंड प्रेरणार्थक या द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है? जब वो काम किसी और के थ्रू करवाया जाए, है कि नहीं। पिलाना पता चल रहा है खुद ही कोई पिला रहा है, खुद ही कोई खिला रहा है कि नहीं। खुद ही कोई लिख रहा है, या लिखवाना, खिलवाना या पिलवाना किसी और के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रेरणार्थक क्रिया का सही उदाहरण किस में है? चतुर्थ ऑप्शन में या चतुर्थ विकल्प में, डी, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है। जी मानस जी, डी ही होगा, बिल्कुल सही। आपने तो बाद में होता है, टाइपिंग एरर होता है, इट्स ओके, डी होगा इसका आंसर। आगे चलते हैं 28। हिंदी में ये जो शब्द दिया गया है, शब्द देखिए, इसका शुद्ध उच्चारण निम्न में से क्या होगा? अब मैं शब्द अगर बोल देती तो झट से जवाब आ जाता है कि नहीं। तो बताइए, प्रश्न पढ़िए, विकल्प पढ़िए और जवाब टाइप करके मुझे दीजिए। ओके, जवाब आ रहा है, बताइए 28 का। सबके काफी भिन्न भिन्न जवाब। ब्रह्म आ, ठीक है, ब्रह्म आ बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ब्रह्म, ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म, 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 ब्रह्म या ब्रह्मः या ब्रह्मः, यानी ह लास्ट में आधा रहेगा या म आधा रहेगा, या ब्रह्म या ब्रह्म, यानी ह का साउंड पहले आ रहा है, ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म, है कि नहीं। इसका आंसर बी होगा, ध्यान दीजिए, बी होगा इसका सही जवाब, अब अगर मैं इसको कर दूं, ठीक है, ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म, ठीक है। इसका आंसर बी होगा, ध्यान दीजिए सब लोग, बी होगा इसका आंसर, ब्रह्म, ठीक है। बी 28 वाले प्रश्न का बी होगा सही जवाब, ब्रह्म, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 129 यानी 29वां प्रश्न, निम्नलिखित किस वाक्य में अनाज का पर्यायवाची शब्द जो है उसका प्रयोग हुआ है? ओके,
अनाज के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग आपको इनमें से किस वाक्य में देखने को मिल रहा है? इस बार खेत में खूब फसल लगी है, किसान खेत में शस्य उगाता है, पंजाब में गेहूं की खेती होती है, या खाने में मुझे मूंग दाल अच्छी लगती है। बताइए 29th। ओके, जो भी ऑप्शंस दे रहे हैं कि ऑप्शन ये सही है, तो उसमें से कौन सा शब्द जो है अनाज का पर्यायवाची शब्द है ये भी लिखिए। अगर बी बोल रहे हैं हाँ, यहाँ पे शस्य हो गया है, बट ठीक है, यही जवाब होगा आपका। टाइपिंग एरर है, बाकी ये तो हो ही नहीं सकता। गेहूं, उसका तो अनाज, गेहूं अनाज जो क्या हुआ आपका जातिवाचक बोल सकते हैं, उसी में आपका गेहूं आता है, मूंग आता है, उसका पर्यायवाची तो नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका बी ही होगा, शस्य। यानी कुछ लोग 10 से भी बोले, शस्य सब एक ही चीज़ है। शस्य आपका होगा शस्य श्यामला मातरम, है कि नहीं, वंदे मातरम। बी होगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न पे। शिशु दूध पीकर सो गया। शिशु दूध पीकर सो गया, इस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तित किया जाएगा? ठीक है, शिशु जो है दूध पीकर सो गया, ये एक सरल वाक्य का उदाहरण है। इसको अगर हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करें तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? शिशु ने दूध पिया और सो गया। जो शिशु दूध पिया वह सो गया। शिशु दूध पी रहा है और सो रहा है। शिशु दूध पीने से पहले सो गया। बताइए। और इससे पहले कि मैं ऑप्शंस सुना दूं, जवाब भी आते रह रहा है। 30 का अमर जी का सबसे पहले जवाब, और सबसे पहले जवाब के साथ सबसे सही बढ़िया जवाब, इवन सब वही जवाब दे रहे हैं। ए, शिशु ने दूध पिया, एक संपूर्ण वाक्य हो गया। सो गया, ये भी एक पूर्ण वाक्य हो गया। और इसको जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? और। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य में और हुआ, ये सब चीज़ें वाक्यों को जोड़ती हैं। ठीक है। बी, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है, हाँ, अच्छा, बी जो है मिश्र वाक्य का, जो हुआ वह सो गया। ठीक है, या मैंने कहा कि तुम आओ। ठीक है, चलिए बढ़िया। 30 का होगा ए। आगे चलते हैं 31st। वर्तनी के अनुसार निम्नलिखित कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है? अब ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शंस देखिए, इन शब्दों में से कौन सा का स्पेलिंग एरर है ये बताइए। स्पेलिंग मिस्टेक, शुद्ध वर्तनी। वाल्मीकि, तदोपरांत, सदुपदेश, ईर्ष्या। 31। ओके, 31। ओके, अमर जी का जवाब आ चुका, अफसाना जी भी। 31। और जो ऑप्शन दे रहे हैं उसका शुद्ध क्या होगा वो भी लिखते जाइए। अगर आपको ऑप्शन बी लग रहा है तो इसका शुद्ध वर्तनी क्या है वो भी लिखिए। बी बिल्कुल सही। इमरान जी का भी सही जवाब है। स्मृति रेखा जी, आंसर बी है। एक बार ध्यान से देखिए, तदोपरांत क्या हो गया इसका? तदोपरांत। ठीक है, ये है इसका सही वर्तनी, ध्यान दीजिए। ठीक है, तदोपरांत ये है गलत। ओके, कंफ्यूज्ड हूँ, ये ही है सही जवाब है। ठीक है, मानस जी आपका सही जवाब होगा तदोपरांत। वाल्मीकि बिल्कुल सही है। सदुपदेश बिल्कुल सही है, मतलब अच्छा उपदेश, सत्य प्लस उपदेश। ठीक है, ईर्ष्या भी बिल्कुल सही है। ओके, और तदुपरांत होता है शुद्ध। ठीक है, तदुपरांत, तदो ने तदु। ठीक है, चलिए, यानी उसके उपरांत क्या हुआ। ठीक है, 31 का बी होगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 32nd 32वां। निम्नलिखित कौन सा वाक्य सार्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण है? सार्वनामिक विशेषण। ओके, ध्यान दीजिए। उसने सबको कहानी सुनाई, वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब सबसे अच्छी है, वे जल्दी ही अपने घर आएंगे।
केवल सर्वनाम नहीं पूछा गया, सार्वनामिक विशेषण पूछा गया है, जहां आपको सर्वनाम का भी बोध हो रहा हो और उसमें किसी विशेषता का भी बोध हो रहा हो। ओके, अच्छा 32 बताइए जी। जी इमरान मानस जी, तत् उपरांत होगा बट ठीक है। 32 सी बिल्कुल सही। वह भी आपका सर्वनाम हो गया। किताब कैसी है, सबसे अच्छी है ना। किताब की विशेषता पता चल रही ना, किताब कैसी है, सबसे अच्छी है। तो विदाउट एनी डाउट 32 का मानस जी 32 का सी होगा। ठीक है, आप एक बार देखिए सर्वनाम। सर्वनाम क्या हुआ, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसके भी बहुत सारे भेद हैं, है कि नहीं। पुरुषवाचक हुआ, निश्चयवाचक हुआ, निश्चयवाचक, बहुत सारे भेद है उसके। प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। ठीक है, 6 मेरे ख्याल से 6 भेद है, मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। बट सर्वनाम के जो भेद हैं, पुरुषवाचक हुआ, ये पुरुषवाचक में आ रहा है आपका, या सार्वनामिक भी हो सकता है, बट ओके, सर्वनाम आपका वह हो गया। और किताब की विशेषता, सार्वनामिक विशेषण पूछा गया ना कि सर्वनाम भी है। सर्वनाम सब में है, उसने, वह, वे, सब में सर्वनाम है, लेकिन विशेषण हमें ढूंढना है। उसने सबको कहानी सुनाई, अगर यहाँ पे होता उसने सबको अच्छी कहानी सुनाई, कहानी कैसी अच्छी है, तो कहानी की विशेषता पता चलती। वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब जोर जोर से पढ़ रहा है, तो क्रिया विशेषण होता है, बट ओके ठीक है। वह किताब सबसे अच्छी, तो किताब कैसी है, अच्छी है, पता चल रहा है। वे जल्दी ही अपने घर चले गए, यानी क्रिया विशेषण होगा। घर कैसे चले गए, जल्दी चले गए, जल्दी जल्दी चले गए, भैया जल्दी ही नहीं बट जल्दी जल्दी चले गए, तो क्रिया विशेषण हो जाता। चलना कैसे हो, बहुत जल्दी जल्दी चले गए। ठीक है, 6 भेद है इमरान जी, बिल्कुल सही, 6 भेद है सर्वनाम के। ठीक है, तो ये होगा आपका मेरे ख्याल से पुरुषवाचक, निजवाचक, फिर अच्छा गिनती कर लेते, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, फिर आपका कौन सा हुआ, मेरे ख्याल से और क्या हुआ, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 का मानस जी 32 का सी होगा। ठीक है, आपको सार्वनामिक विशेषण में पूछा गया कि कहाँ पे आपको सर्वनाम भी दिख रहा है एंड विशेषण का भी बोध हो रहा है। ओके, 33 का, काम करना आता नहीं और बहाने 100, इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। प्रस्तुत वाक्य के रेखांकित अंश को क्या कहते हैं। रेखांकित मैंने रेखा तो डाल ही रही है, अब बताइए रेखांकित अंक को, जो रेखांकित अंश है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये क्या है, मुहावरा है, वाक्य का एक अंश है, कहावत है, या वाक्य है, पूर्ण वाक्य है, बताइए। 33 बिल्कुल सही जवाब सबका आते हुए 33 का सी होगा, कहावत। और कहावत को और क्या बोलते हैं, लोकोक्ति, है कि नहीं, लोकोक्ति भी बोलते हैं। और आपको कहावत और लोकोक्ति में कैसे अंतर स्पष्ट करना है, ये तो मैंने क्लास में बताया ही है। हम लोग जो ऐप पर जो क्लासेस करते हैं रेगुलर बेसिस पे, है कि नहीं। कैसे पहचानेंगे, जब देखेंगे एक पूरा सिचुएशन हो रहा है, पीछे एक बैकग्राउंड स्टोरी बन चुका है, ठीक है, एंड आफ्टर दैट एक कंक्लूजन पॉइंट जो आता है, अगर हमें पता चले कि कोई एक बैकग्राउंड स्टोरी है एंड उसी के बेसिस पे एक सेंटेंस बोला गया, स्पेशल वाक्य बोला गया है, तो विदाउट एनी डाउट वो लोकोक्ति है या फिर कहावत है कि नहीं, है कि नहीं। लोगों की उक्ति या कहावत जो कहा जाता है, यानी काम करना आता नहीं। एक बैकग्राउंड स्टोरी पता चला ना, एक आदमी है जिसको काम करना नहीं आता, बस बहाने बनाता रहता है, और उसी को कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो एक बैकग्राउंड स्टोरी बन गया, अकॉर्डिंगली नाच न जाने आंगन टेढ़ा हो गया। और आपका मुहावरा जो है वाक्य के बीच में प्रयोग होता है उसका, ठीक है, उस मुहावरे का हम लोग स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे गोबर गणेश, मैं अगर ऐसे ही गोबर गणेश बोल दूं, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, मैं बोलूँगी वो तो एकदम गोबर गणेश है, वो कार्य उसने ऐसे है जैसे गोबर गणेश का कार्य हो, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। या श्री गणेश भी वैसे ही बोला जा सकता है। तो मुहावरे और कहावत में क्या डिफरेंस है, एक तो ये जान जाइए, कहावत में एक बैकग्राउंड स्टोरी रहता है, अकॉर्डिंगली कंक्लूजन निकलता है, एंड मुहावरा आप किसी भी सेंटेंस के बीच में प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए कोई बैकग्राउंड स्टोरी की आवश्यकता नहीं होती। तो बहुत ही स्लाइट डिफरेंस होता है, लेकिन एक बार जान जाएंगे तो इस टाइप के प्रश्नों को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, है कि नहीं।
34th 34वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय का सही समास विग्रह है? पुस्तकालय का सही समास विग्रह है, बताइए। पुस्तक आ प्लस लय, पुस्तकों के लिए आलय, पुस्तक प्लस आलय या पुस्तकों में आलय। ठीक है, 34 प्रश्न का 34वें प्रश्न का जवाब दीजिए। इसमें से कौन सा सही समास विग्रह है? ठीक है, शब्द पे ध्यान दीजिए, सही समास विग्रह है। 34 34th ओके, जिन लोगों ने बी जवाब दिया है, बी होगा सही जवाब। क्यों? संधि विच्छेद पूछा रहता तो ये जवाब विदाउट एनी डाउट सही रहता। संधि विच्छेद है कि नहीं? संधि विच्छेद पूछा गया था कि शब्द को तोड़िए और सही अर्थ में तोड़िए, सही उसका विच्छेद कीजिए, वो होता है संधि विच्छेद। पर इसका अर्थ क्या है? पुस्तकों के लिए आलय। ठीक है, इसका अर्थ, इसका समास ऐसे ही हो जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर, रसोई घर का बिल्कुल सही। चलिए स्मृति रेखा जी के एग्जाम्पल को यहाँ पे लिखती हूँ, रसोई घर। रसोई घर का अगर मैं बोलूं संधि विच्छेद करने, क्या होगा? सिंपली दोनों रसोई प्लस घर, है कि नहीं? लेकिन अगर मैंने पूछा इसका समास विग्रह बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? स्मृति रेखा जी ने जैसे लिखा है, रसोई के लिए घर, एक घर जिसको रसोई के लिए ही स्पेसिफिकली बनाया गया है कि नहीं? संप्रदान तत्पुरुष, चलिए इनको और भी नॉलेज है, इन्होंने अच्छे से बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप कमेंट में भी देख सकते हैं उनके कमेंट को, है कि नहीं? पुस्तकों के लिए आलय, इसलिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया ताकि आप ध्यान दें। संधि विच्छेद नहीं पूछा गया, समास विग्रह पूछा गया। ये हो गया आपका समास विग्रह और ये हो गया सही संधि विच्छेद। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बी होगा इसका सही जवाब। 35th हिंदी के निम्नलिखित 4 शब्दों में से कौन से शब्द का उच्चारण शुद्ध है? ठीक है, इस शब्द का उच्चारण यही है कि नहीं, इस शब्द का उच्चारण ये है कि नहीं, सी का उच्चारण ऐसे होता है या डी का उच्चारण ऐसे होता है। इनमें से जो जोड़ा बताया गया है, इन जोड़ों में से सही जोड़ा क्या है? ठीक है, ये बताइए। उसका उच्चारित रूप दिया गया, विकल्प में बाईं ओर शब्द है, बाईं ओर शब्द है और दाईं ओर उसका उच्चारित रूप दिया गया है। तो बताइए इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? अमर जी का जवाब आते हुए, स्मृति रेखा जी का भी। ओके, बाकी लोग ध्यान से देखिए। अमृत, अगर इसका कैसे होता है कि नहीं? अमृत ऐसे पढ़ते हैं। भिक्षा, भिक्षा या कोई भी शा बोलते हैं। ठीक है, भिक्षा नहीं, अगर ओडिया में होता तो हम तो भिक्षा ही बोलते हैं ना। काम, काम में ये तो विदाउट, बस काम तो काम ही है और तो कुछ नहीं है। चक्षु, चक्षु बिल्कुल सही जवाब है कि नहीं? डी होगा अमृत। अभी अमृत जैसे ही एक प्रश्न आया था ना हम लोग का, कोई एक, जिसमें क्या था, प्रकृति या ऐसे ही कुछ शब्द था ना, आवृत्ति, आवृत्ति मेरे ख्याल से आकृति, आकृति का एक प्रश्न आया था कि नहीं आया था? डी होगा चक्षु, बिल्कुल सही जवाब। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न देखिए। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का व्यापार बीते हुए समय में पूरा हो चुका है, उसे क्या कहते हैं? जब कोई क्रिया, जो कोई सेंटेंस पढ़िए, अगर उस सेंटेंस में आपको लगे कि वो क्रिया जो है, उस सेंटेंस से क्या बोध हो रहा है, क्या समझ आ रहा है कि क्रिया जो है हो चुका है पहले, ठीक है, बीत चुका है, तो उसको क्या कहते हैं? वर्तमान, आसन्न, भूतकाल या भविष्यत काल? भिक्षा, जी बिल्कुल सही। अब बताइए 36th। जिस सेंटेंस को हमें पढ़ के ऐसा लगे कि क्रिया बीत चुकी है, कोई डाउट नहीं, इसमें सी होगा, भूतकाल।
ओके, भूतकाल। भूतकाल में क्या है, क्रिया बीत चुकी है। जो लोग सी दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं, सी होगा इसका जवाब, कि क्रिया जो है, क्रिया का व्यापार बीते हुए समय में पूरा हो चुका है। आधा अधूरा है, बीते समय में भी कंटिन्यू नहीं हो रहा है कि वो पढ़ रहा था या वो पढ़ता ही रह गया, ठीक है, ऐसा नहीं, पढ़ चुका था, ठीक है, या जिसमें हम पता चले कि बीते समय में वो पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है, उसने वो कर दिया है, ठीक है। वो खाना खा रहा था या खाना खा चुका था, वो सो चुका था, जाग चुका था, उठ चुका था, सी। ओके, 37 37वां देखिए, किस विधा के शिक्षण में निगमन प्रणाली अपनाई जाती है? कविता में, कहानी में, व्याकरण में या नाटक में? किस टाइप के शिक्षा प्रणाली में आप देखते हैं कि निगमन प्रणाली अपनाई जाती है? ठीक है, 37 बताइए। कोई बात नहीं मानस जी, टाइपिंग एरर हो रहा है, इट्स ओके। अभी आप थोड़ा ध्यान से जवाब दीजिए। 37th, बाकी लोग भी जवाब दीजिए। स्मृति रेखा जी का तो जवाब आ चुका है हर बार की तरह, वैसे बाकी सब भी जवाब दे ही रहे हैं, कोई उसमें दो राय नहीं। 37th अमर जी का भी जवाब आ चुका और सभी का बिल्कुल सही जवाब, निगमन। निगमन और आगमन जानते हैं कि नहीं जानते? निगमन में क्या होता है बताइए? निगमन प्रणाली में क्या किया जाता है? निगमन प्रणाली में व्याकरण, बिल्कुल सही मानस जी, व्याकरण, आगमन, निगमन। ओके, आगमन निगमन होता है, तो निगमन में आप क्या देखते हैं? ये व्याकरण में निगमन प्रणाली ज़्यादा सूटेबल होती है। क्यों होती है? क्या होता है निगमन प्रणाली में? पहले नियम बाद में एग्जाम्पल, यानी पहले एक्सप्लेन किया जाता है क्या है व्याकरण में। जैसे अगर अभी मैं सर्वनाम पढ़ाऊंगी तो सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके भेद बताऊंगी, फिर भेदों के उसके एग्जाम्पल बताऊंगी, है कि नहीं? नियम बाद में, बिल्कुल सही। और अगर वही चीज़ उल्टा हो जाए तो वो आगमन हो गया, है कि नहीं? 37th का सी बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं। 38वां, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली में छात्र को स्वयं सीखने का अवसर मिलता है? स्वयं कुछ नया वो खुद ही सीखे, ठीक है, टीचर्स तो पढ़ा ही ले, लेकिन अगर आप खुद ही सीखेंगे तो इसमें किस में उसको खुद ही सीखने का मौका मिलता है? आगमन में, निगमन में, सूत्र में या पुस्तक प्रणाली में? ओके, बताइए। 38वां, स्मृति रेखा जी का जवाब भी आ चुका, मानस जी का भी आ चुका, अश्मिता जी और अमर जी और स्मृति रेखा जी का जवाब हर बार की तरह ए नहीं आया है, आ आया है कि नहीं? तो आ होगा बिल्कुल सही, आ, है कि नहीं? ए नहीं है, आपसे मैं ऑप्शंस भी ऐसे ही रखूँगी, आ, बी, सी, डी, ठीक है, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए, बिल्कुल सही, आगमन, ठीक है, यानी वो खुद भी पढ़ेंगे। अगर हम एग्जाम्पल खुद पहले देख लेंगे पता चल जाएगा क्या है, ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा पढ़ने में, सीखने में स्पेशली। 39वां, ठीक है, 39वां में ध्यान दीजिए, सेंटेंस थोड़ा सा अधूरा है। से चारिटी रोटी खाईची, ओके, ये सेंटेंस है आपका, से चारिटी रोटी खाईची। खाईची यहाँ पे नहीं है, मैं तो ओडिया लिख नहीं सकती हूँ, हिंदी में ही लिख देती हूँ, ठीक है, खाईची छोटी मेरे ख्याल से होगा, है कि नहीं? खाईची। ओके, वाक्य का हिंदी में सही अनुवाद बताइए। हाँ, बिल्कुल सही, स्मृति रेखा जी हर बार प्लुत स्वर में ही जवाब देते हैं बिल्कुल सही। चलिए, उन्होंने 4 रोटी खाई है, उसने 4 रोटी खाई है, उन्होंने 4 रोटियां खाई, उसने 4 रोटियां खाई या उन्होंने 4 रोटियां खाई? बताइए। 39th, और ध्यान दीजिए, बताइए 39th का, से चारिटी रोटी खाईची, बताइए। 39th,
39th, सी 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 तो मुझे भी लग रहा है 4 रोटियां खाई, लेकिन ये भी ध्यान दीजिए जहाँ यहाँ पे क्या बहुवचन का है ना, रोटियां कितनी है 4 हैं, तो खाई होगा कि खाई होगा, उन्होंने या उसने 4 रोटियां खाई या उन्होंने 4 रोटियां खाई, है कि नहीं, खाई। एक होता है आपका है, ये तो जानते ही है, और एक होता है आपका है, एक वचन बहुवचन का इसमें भी पता चला। वैसे खाई और एक विथ अ डॉट, तो मुझे क्यों लग रहा है कि ये डी होना चाहिए, बट से है तो वो तो उसने ही होगी, से 4 रोटी खाई ची, ठीक है, उसने 4 रोटियां खाई है, से यानी उसने होगा, मुझे भी लग रहा है, उन्होंने नहीं होना चाहिए। चलिए इसको सी पे ही रखते हैं, मुझे भी लग रहा है ये होगा, बट इधर एक डॉट रहना चाहिए क्योंकि उसने 4 रोटियां खाई, ठीक है, पर्सन एक वचन है कि नहीं, तो खाई, रोटियां कितनी खाई उसने, 4 खाई। तो चलिए इसको डी पे ही सी पे रखते हैं, सी भी सही जवाब होगा, सी ही सही जवाब होगा क्योंकि उसने है, से माने 4 रोटी खाई 34 ये होता, तो उन लोगों ने 4 रोटियां खाई थी, ठीक है, तब होता ना। इतनी दौड़ियाँ मुझे भी आती है कि नहीं। 40वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली पद्य पाठ शिक्षण के लिए अपनाई नहीं जाती, नहीं जाती, ठीक है। ओडिया में खाईची मतलब खाई है और खाईला मतलब खाई, खाईला हाँ उसने खाया, खाईला से खाईला, से कौन खाईला, उसने खाया कि नहीं खाया, हाँ हाँ इतना तो आता है मुझे भी। क्वेश्चन अजीब अजीब भाग्यश्री जी, बट मुझे लग रहा है उसने ही होगा, से 4 रोटी खाई ची मतलब उसने 4 रोटियां खाई, बाकी छोड़िए। 40 पे पढ़ते हैं, ठीक है। 40 बी डी बी डी बी डी, व्याख्या विश्लेषण गीत या अभिनय इसमें से नहीं अपनाई जाती, पद्य में इसमें से कौन सा नहीं अपनाया जाता, बताइए। पद्य में इसमें से कौन सा नहीं अपनाया जाता, बी डी बी डी बी टी बी डी, ओके। देखिए पद्य है उसकी एक व्याख्या भी होगी, तो व्याख्या तो होती ही है, ठीक है। विश्लेषण, चलिए व्याख्या अगर हम बताएंगे तो उसका तो हम लोग बताएंगे ही ना क्या है। गीत, पद्य है तो ऑब्वियसली गीत होगी। अभिनय, हम लोग अभिनय करके भी बता ही सकते हैं क्या हो रहा है, वो कैसे नखरे कर रहा है। विश्लेषण, व्याख्या में ही आपका सब आ गया, व्याख्या में ही आपका सब आ गया, विश्लेषण अलग से उसका करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभिनय भी आप, क्योंकि कहीं कहीं आपका गीति नाट्य भी होता है ना, पद्य में आपका गीति नाट्य टाइप का भी होता है, पद्य आपका थोड़ा एक नाटक अनुसार भी रहता है, कुछ कुछ जैसे अभी हम लोग यशोधरा भी जो पढ़ रहे हैं उसमें नाटक का भी तो उपयोग किया, नाटक की शैली का भी उपयोग किया गया है कि नहीं किया गया है। मैथिली शरण गुप्त ने अपने भाई सियाराम शरण गुप्त के लिए क्या लिखा था, तुमको ये सब चाहिए लो, मैंने इसमें सब कुछ घुसा दिया, मैंने इसमें कविता भी घुसाई है, मैंने इसमें नाटक के भी कुछ अंश है कि नहीं। इसका सही जवाब बी होगा। अभिनय भी होता है, अभिनय भी होता है उसमें कभी कभी, क्योंकि पद्य के साथ साथ आपको उसमें नाटक का भी कुछ कुछ पोर्शन मिलेगा, कोई कैरेक्टर्स ऐसे, आप यशोधरा को ही ले लीजिए, यशोधरा में क्या आपको नहीं मिलेगा, उसमें अभिनय का आपको पता नहीं चल रहा है, उसमें अभिनय की प्रणाली का प्रयोग करके उसको समझाया भी जा सकता है, उसको पढ़ाया भी जा सकता है, 2-3 लोगों को खड़ा भी कराया जा सकता है। बी होगा इसका सही जवाब। विश्लेषण, व्याख्या तो ऑलरेडी हो चुका है कि नहीं, नहीं अपनाई जाती है, व्याख्या अपनाई जाती है। गीत ऑब्वियसली विदाउट एनी डाउट, अभिनय भी अपनाई जाती है, ठीक है। 41वां बताइए, गद्य पाठ शिक्षण में किस समय छात्रों से परिचयात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। परिचयात्मक, परिचय जिसमें आपको परिचय का प्रश्न पूछा जाता है। आदर्श वाचन के दौरान, अनुकरण वाचन के दौरान, प्रस्तावना पढ़ाते समय या गृह कार्य देते समय, गृह कार्य प्रदान। शिक्षण, गद्य शिक्षण में किस समय छात्रों से, अच्छा कौन सा, हम लोग पढ़ाई बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो जब हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो किस समय हम परिचयात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं स्टूडेंट से, ठीक है। आदर्श, कुछ बता रहे हो, आदर्श वाचन के समय। अनुकरण या उसका मिमिक कर रहे हो, ठीक है।
सी 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 विदाउट एनी डाउट परिचय है। प्रस्तावना में क्या होता है? परिचय ही होता है। ये पाठ क्यों लिखा गया, लेखक ने ये पाठ क्यों लिखा, इस पाठ से क्या उद्देश्य है, इस पाठ का क्या उद्देश्य है, लोगों को क्या शिक्षा मिलेगी, उसने यही विषय क्यों चुना। आप सभी ने प्रोजेक्ट कभी ना कभी तो बनाया होगा, भूमिका लिखी होगी। भूमिका क्या हुई? प्रस्तावना जैसी ही हुई। भूमिका में भी हम बताते हैं कि ये पाठ में क्या है, ठीक है, पाठ को क्यों चुना गया है, पाठ में क्या चीज़ें, उसकी क्या विशेषता है। प्रस्तावना में भी परिचय मिलता है, परिचय। तो ऑब्वियसली प्रस्तावना पढ़ाते समय ही परिचयात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लॉजिकली यही सही है और यही सही है, सभी का सही जवाब प्रस्तावना। आगे बढ़ते हैं 42वां। किस प्रकार के वाचन में छात्रों से हो रही गलतियों का सुधार किया जा सकता है? गलतियां सुधारी, हर क्लास में यही करती है। क्या करती हूँ मैं? परिचयात्मक। ओके मुझे भी नहीं मालूम, मैं तो बस पढ़ा देती हूँ ओके। किस प्रकार के वाचन में छात्रों से हो रही गलतियों को सुधार किया जा सकता है, मतलब कौन सा ऐसा क्लास है किस समय छात्रों की गलतियों को सुधारा जा सकता है? आदर्श वाचन के समय, अनुकरण के समय, मौन के समय या गंभीर वाचन के समय? 42 का जवाब दीजिए। 42 बी ए बी, बताइए। आदर्श अनुकरण, तो जिन लोगों ने बी लिखा है बी ही होगा सही जवाब, ठीक है। अनुकरण क्या है? मेरे ख्याल से अब उतना तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, बट सिंस मुझे इतना लग रहा है अनुकरण ही होगा, ठीक है, बी ही होगा इसका जवाब। क्योंकि अनुकरण में क्या, हम किसी को देख के कुछ कह रहे हैं या मैं जो बता रही हूँ वो स्टूडेंट्स में भी ऐसा ही कुछ हो, अनुकरण ही होगा इसका जवाब। वाचन छात्र करते हैं, अच्छा टीचर्स से समझ के छात्र जो कर रहे हैं, है कि नहीं? ओके। श्री जी इसका जवाब बी होगा। ओके, श्री जी, ठीक है, बी होगा इसका जवाब। स्मृति रेखा जी ने बता ही दिया। अनुकरण वाचन छात्र करते हैं, मतलब टीचर्स ने जो पढ़ाया छात्र उस हिसाब से उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जब आप अगर अभी जैसे हम लोग विद्याकर का जो ऐप में जो क्लास होता है, ऐप में एक सुविधा दी गई है ना कि आप हैंड रेज करके हमसे वाया वॉइस आप जुड़ सकते हैं, आप बोल करके भी कुछ पूछ सकते हैं। मैं जो आपको हैंड रेज का ऑप्शन यूज़ करने के लिए बोलती हूँ और आप लोग लगातार यूज़ करते रहते हैं, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, या मैंने कोई एक्सप्लेनेशन पूछा रहता है आप हैंड रेज करके जवाब भी देते हैं कि नहीं? बिल्कुल क्लास जैसा ही फीलिंग रहता है, इसलिए गलतियाँ आसानी से पकड़ी जा सकती है। चलिए बढ़िया, मेरा भी अंदाज़ा सही ही था। 43 ओके, पौड़िया रे घोड़ा माने बुलु छौंती। ओके, पौड़िया रे घोड़ा माने बुलु छौंती, वाक्य का हिंदी में सही अनुवाद क्या होगा? पौड़िया, पौड़िया का मतलब तो मैदान ही होता है ना। पौड़िया रे घोड़ा माने बुलु छौंती, अब बताइए, मैदान में घोड़ा घूम रहा है, मैदान पर घोड़े घूम रहे हैं, मैदान में घोड़े घूम रहे हैं, या मैदान में घोड़ों घूम रहे हैं? अब बताइए। 43 सी। बिल्कुल सी। सबसे पहले आप देखिए, पौड़िया मैदान, रे में, घोड़ा माने घोड़े, बुल्लू छौंती घूम रहे हैं, ओके हैं, ठीक, सी बिल्कुल सही जवाब, सी होगा इसका सही जवाब। पौड़िया रे यानी मैदान में घोड़े घूम रहे हैं, बुल्लू छौंती। अब आप लोग को मैं बता नहीं सकती कि ओडिया पढ़ के मुझे कितना प्राउडनेस फील हो रहा है। मैं बहुत प्राउड हूँ खुद पे कि मैं पढ़ पा रही हूँ, है कि नहीं मैंने कहा था मुझसे ओडिया पढ़ने की आप उम्मीद मत रखिए या पढ़ा पाने की उम्मीद मत रखिए, पर इतना भी मैं कर पा रही हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ अपने ऊपर, ठीक है। चलिए सी होगा, मैदान में घोड़े घूम रहे हैं। चलिए 44 देखिए, कविता शिक्षण के प्रस्तुतिकरण भाग में निम्नलिखित कौन सा कार्य नहीं किया जाता? जब कविता कोई पढ़ा रहा है तो पढ़ाते समय, प्रस्तुत करते समय इसमें से कौन सा नहीं होता है?
नहीं होता है। ओके, निषेध है उसमें। आदर्श अनुकरण शब्दार्थ कथन या रचनात्मक कार्य। किस समय कविता पढ़ाते समय, कहानी नहीं, गद्य नहीं, पद्य, कविता पढ़ाते समय कौन सा नहीं होता है? 44 बताइए। आदर्शवाचन, अनुकरण, शब्दार्थ या रचनात्मक कार्य। 44th। ओके, ए डी करके आ रहा है। और जिन लोगों ने डी कहा है, बिल्कुल सही जवाब मानस जी, बिल्कुल सही जवाब स्मृति रेखा जी, अमर जी। रचनात्मक कार्य, आदर्श वाचन तो होता ही है, अनुकरण होता ही है क्योंकि छात्र तो करेंगे ही, बोलेंगे ही। शब्दार्थ, ऑब्वियसली कविता में एक शब्द का बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, या एक जैसा लाइन दिया गया है उसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है कि नहीं? बिहारी के दोहों में हम देखते हैं कि नहीं देखते? डी, सागर में गागर, ये शायद आप लोग का प्रश्न पूछा ही गया था। डी होगा इसका जवाब। 45th। ओके, तुम्हें यही कामो करो नहीं, देखा, पढ़ लिया। तुम्हें यही कामो करो नहीं, इसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। रचनात्मक गृह कार्य या प्रयोग में होता है। ओके, 45th। तुम्हें यही कामो करो नहीं, इसका सही अनुवाद क्या होगा? शब्द के अनुसार, ठीक है, भावनात्मक अनुवाद नहीं, शब्द के अनुसार अनुवाद। तुम यह काम मत करो, तुम यह काम न करो, तुम वह काम नहीं करो, तुम वह काम मत करो। तुम्हें यही कामो करो नहीं। 45th। ओके, ए और तुम्हें यही कामो करो, कहीं भलो आंसर दो। तुम्हें, तुम, यही, यह, काम, कामो करो नहीं, मतलब करो मत, मत करो, ठीक है, एक ही चीज़ है। 45th का ए, तुम यह काम मत करो, तुम यह काम या तुम ऐसे काम मत करो, ठीक है, विदाउट एनी डाउट ए ही होगा, ठीक है। चलिए, गद्य पाठ शिक्षण के समय छात्र को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना जरूरी होता है? ठीक है। 46 देखिए, दीवार पर दिखाए गए प्रत्येक चित्र को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर अंकित करना। ठीक है, गद्य शिक्षण के समय छात्र को, मतलब स्टूडेंट को क्या करना चाहिए जब हम कोई गद्य पाठ पढ़ रहे हैं? ठीक है, दीवार पर दिखाए गए, अच्छा दीवार पर, श्याम पट पर लिखा शब्दार्थ, परिभाषा आदि को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखना, रफ नोट पे या कोई भी नोट पे। शिक्षक द्वारा कही जा रही प्रत्येक बात को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर नोट करते जाना। ठीक है, या शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन के समय संपूर्ण पाठ को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर नकल करते जाना। क्वेश्चंस, सॉरी ऑप्शंस इसके घुमावदार हैं, बट आप लोग ध्यान दीजिए क्या होगा। 46। चलिए, घुमावदार प्रश्न का असर नहीं हुआ आप लोग के ऊपर, सभी सही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम शिक्षक द्वारा कही जा रही प्रत्येक बात को लिखते जाएंगे तो क्लास पे ध्यान दे ही नहीं पाएंगे। प्लस ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि मैं जो बोल रही हूँ आप हर चीज़ लिख पाए, है कि नहीं? बिल्कुल नामुमकिन है कि नहीं? और शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन को भी संपूर्ण पाठ में अपने अभ्यास पुस्तिका पर नकल कर देना, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं जो शब्दार्थ लिख रही हूँ, मैं भी कभी कभी कुछ लिखती हूँ, मैं बोलती हूँ आप लोग पेन पेपर लेके बैठिए, कुछ चीज़ें नोट्स में प्रोवाइडेड नहीं है तो मैं बगल में लिख देती हूँ, बट स्टिल कहती हूँ आप लोग अगर खुद भी लिखेंगे तो आप लोग को चीज़ें क्लियरली याद रहेंगी। ठीक है, बी होगा इसका जवाब। श्याम पट्ट, श्याम पट्ट क्या हुआ बताइए? इसका अगर मैं बोलूँ अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए तो श्याम पट्ट क्या हुआ? 46 बी, बिल्कुल सही। श्याम पट्ट क्या हुआ? श्याम पट्ट, ओके। चलिए, जैसे जैसे मैंने लिखा आप सबका जवाब आ ही गया, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, चलिए 47वां प्रश्न देखिए, गद्य पाठ शिक्षण में पाठ से जुड़े बोधात्मक प्रश्न कब पूछे जाते हैं? ठीक है, पाठ से जुड़ा जो प्रश्न है, बोधात्मक प्रश्न है या जो समझ आए, पाठ से रिलेटेड हो, ठीक है,
कब पूछे जाते हैं? प्रस्तावना भाग में, अंत में, प्रस्तावना पढ़ाते समय, प्रस्तावना के अंत के समय, विचार विश्लेषण या व्याख्या से पहले, विचार या व्याख्या से पहले, विचार विश्लेषण या व्याख्या के प्रारंभ भाग में, ठीक है, बोलने से पहले या बोल दिए स्टार्टिंग में ही बोलना है, या विचार विश्लेषण या व्याख्या के अंतिम सोपान में, विश्लेषण व्याख्या हो गया और लास्ट में। 47th सबका जवाब आते हुए और विदाउट एनी डाउट सही जवाब आते हुए डी होगा। ऑब्वियसली प्रस्तावना तो स्टार्टिंग में ही है ना, तो पाठ से जुड़े जो बोधात्मक प्रश्न है, रिलेटेड प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो पाठ से रिलेटेड ही है, पाठ का बोध करा रहे हैं, राइट। तो ये प्रस्तावना के अंत में क्यों होगा? प्रस्तावना क्या है, बताया जा रहा है कि पाठ क्यों लिखा गया, क्या लिखा गया, किसने लिखा, लेखक क्या है, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो अंत में तो हो ही नहीं सकता, इसका तो पाठ में चलना चाहिए ना। फिर विचार विश्लेषण व्याख्या से पूर्व भी नहीं, बिल्कुल नहीं, व्याख्या बोलेंगे तब ना, व्याख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, प्रारंभ में भी नहीं, एक ही चीज़ होगी, बात एक ही बात हो गई। तो विचार विश्लेषण या व्याख्या के अंतिम सोपान में जब हो चुका व्याख्या अगर मैं अभी यशोधरा पढ़ा के आपको अगर मैं क्वेश्चंस पूछूंगी तब ना उसका लॉजिक सेंस बनेगा, है कि नहीं। वैसे तो अभी भी पूछ लूंगी तो आप लोग जवाब दे देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट स्टिल देखा जाए सिस्टमैटिक वे में क्या होगा, पुनरावृत्ति। चलिए 48 शिक्षक छात्र मानंकु पाठटी पढ़ाइले, ओके, शिक्षक छात्र मानंकु पाठटी पढ़ाइले, इस वाक्य का शुद्ध हिंदी में सही अनुवाद कीजिए। 48 48वां शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ाई, शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाए, या शिक्षक ने छात्र को पाठ पढ़ाए, पढ़ाइले। 48 का बिल्कुल सही, बी होगा सही जवाब, ठीक है। बी सी में कंफ्यूज मत होइए, बी होगा सही जवाब, यानी शिक्षक छात्र मानंकु ने, शिक्षक ने, ठीक है, छात्र मानंकु छात्रों को पाठटी पाठ पढ़ाइले यानी पढ़ाया, शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, पढ़ाए नहीं होगा, पढ़ाया होगा, ठीक है। और ये भी नहीं होगा शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ाई, शिक्षिका होता तो बोलते सही है कि नहीं, बी होगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं 49वां प्रश्न, कविता की सौंदर्यानुभूति के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सौंदर्यानुभूति, विनोदिनी साहू, बिल्कुल सही, बी होगा प्रीवियस क्वेश्चन का। अब 49वें प्रश्न का जवाब दीजिए। केवल भावानुभूति की, केवल अर्थानुभूति या भावना की अनुभूति हो, या अर्थ की अनुभूति हो, या दोनों की ज़रूरत है, या इन दोनों में से किसी की ज़रूरत नहीं। सौंदर्य बताया जाएगा अगर किसी भी पाठ का, कविता का ही देख लीजिए, तो कविता का सौंदर्य समझने के लिए, कविता का सर्वस्व समझने के लिए, ठीक है, क्या क्या चाहिए? भावना भी चाहिए कि किस भावना से वो लिखी गई है, प्लस क्या हमें उस भावना की अनुभूति हो रही है। कवि जो है जिस भावना से उसने इस कविता की रचना की है, क्या उस भावना, वो भावना हम तक पहुंच रही है कि नहीं। ए अर्थ, जो अर्थ है उसका, क्या हम उस अर्थ को समझ पा रहे हैं, हमें उस अर्थ की अनुभूति हो रही है, ठीक है। दोनों की ज़रूरत है, बिल्कुल सही, दोनों की ज़रूरत है। दोनों की ज़रूरत नहीं होगी तो हम कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, कविता बस शब्द होंगे हमारे लिए और कुछ नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर कवि के भावनाओं का हमारे साथ हमारे ही जैसे समतल हो जाए, ठीक है, तो रस की पूरी अनुभूति हमें होती है कि नहीं। चलिए सी होगा इसका जवाब। आज का आखिरी प्रश्न 50वां प्रश्न देखिए, कविता पाठ शिक्षण के समय प्रस्तावना भाग में निम्नलिखित कौन सा कार्य किया जाता है? प्रस्तावना के समय, ठीक है, इंट्रोडक्शन के समय, भूमिका, प्रस्तावना क्या है आप लोग तो जानते ही है, आगे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। छात्रों से कविता या कवि से जुड़े सामान्य परिचयात्मक प्रश्न पूछना, छात्रों को कविता का सारांश अपने शब्दों में कहने के लिए निर्देश दिया जाना, या छात्रों से कविता से जुड़े प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए कहना, या छात्रों के साथ कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थों की चर्चा करना, ठीक है।
तो जब हम पूछेंगे कि प्रस्तावना भाग जब हम पढ़ा रहे होंगे तब हम छात्रों से क्या करने बोलेंगे? बोलिए। साधारण प्रश्न है, साधारण प्रश्न, साधारण जवाब, सरल जवाब, बिल्कुल से आप नहीं भी जानते होंगे। परिचय, प्रस्तावना, प्रस्तावना क्या परिचय मिल रहा है ना, पाठ क्या है, तो ऑब्वियसली परिचयात्मक प्रश्न पूछेंगे। उसका मूल पाठ का प्रश्न कब पूछेंगे? कठिन शब्द वगैरह सब लास्ट में ही पूछेंगे ना, ये सब हम लोग पहले सब पढ़ा देंगे तभी ना पूछेंगे, ठीक है। तो 50 का जवाब ए ही होगा विदाउट एनी डाउट, और सभी का जवाब सही है, ए होगा, ठीक है। तो प्रश्न हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CHT RST के जितने भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर आया था 2022 का, उसको हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। हमने क्या, हम दोनों ने मिल करके, मैं तो बस प्रश्न पूछ रहे थे, जवाब तो कौन दे रहा था? आप ही लोग दे रहे थे। और जो स्टूडेंट CA वाला वीडियो लाइव में नहीं देख पाए, अभी रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, आप लोगों से भी निवेदन है, विद्याकर क्लासेस से जुड़िए। हम लोग यूट्यूब पे रेगुलर क्लास नहीं करते, सिंस हमारे पास एप्लीकेशन की सुविधा है, क्लासेस रेगुलरली ऐप पर ही होती हैं। टाइम टेबल आप लोगों को क्लास से प्रीवियस मैं बता ही चुकी हूँ, ठीक है। और टाइम टेबल में थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं, उसकी भी जानकारी आपको दे ही दी गई है, ठीक है। प्रकाश सर के क्लासेस में थोड़ी चेंजेस हुई है। अभी हमारा अगला क्लास, आज थर्सडे हो चुका मेरे साथ, अगला क्लास होगा हमारा सैटरडे, जो मैं पढ़ाऊंगी, और प्रकाश सर भी शाम के 5:30 बजे आपका क्लास लेंगे CDP का, ठीक है। एंड आपको मैं बता दूं, स्कॉलरशिप को लेकर के जो टेस्ट हुआ था उसका भी रिजल्ट आ चुका है। तो अगर आपको चाहिए कि स्कॉलरशिप के प्रोग्राम और भी अरेंज की जाए तो आप हमारे विद्याकर से जुड़े रहिए। विद्याकर से जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि कब कैसे क्या प्रोग्राम अरेंज किए जा रहे हैं, कब कैसे कौन सा ऑफर लाया जा रहा है, ठीक है। स्कॉलरशिप में जो 100% स्कॉलरशिप मिला है उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये चीज़, है कि नहीं। अब आप कोई भी कोर्स फ्री में ले सकते, लेकिन केवल एक, कोई भी में एक ही ले सकते, केवल एक कोर्स आपको मुफ्त में मिलेगा, 100% फ्री मिलेगा, ठीक है, फ्री मिलेगा। और वहीं जिनका इस वाले सेक्शन में नाम है उन लोगों को किसी एक कोर्स में 30% का ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस हिंदी में इमरान जी, अंजलि प्रधान जी, भाग्यश्री धर जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी आप लोगों ने हिंदी की अगर क्लासेस खरीद ली है, CDP की क्लासेस अभी तक नहीं खरीदी है, तो अब CDP की क्लासेस अगर आप खरीदेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 30% ऑफ मिलेगा। चलिए CDP भी आपने खरीद रखी है, आगे चल के विद्याकर पे आपका कोई भी कोर्स नया लॉन्च किया जाएगा, PGT लॉन्च किया जाएगा, या RST के लिए अलग से क्लासेस होंगे। वैसे तो TGT RST सब एक ही है, बट आप किसी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपेयर करना चाहें, सोच रहे हैं कि यू आर क्वालिफाइड इनफ, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं विद्याकर में 30% ऑफ के साथ, ठीक है। एंड 100% में मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ नमिता जी, अनिर्बन पति जी और स्मृति रेखा जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, आप सभी ने 100% स्कॉलरशिप जीत लिया है, ठीक है। आगे चल के आप भी कोई और कोर्स करना चाहते हैं तो आपको मुफ्त में मिलेगा कोर्स, लेकिन केवल एक, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ कक्षा आज हम यहीं समाप्त करते हैं। क्लासेस कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है, आपको बताया जा ही चुका है कि आप हमें आराम से बता सकते हैं क्लासेस के बारे में। कैसे आपकी फीडबैक की हमें आवश्यकता है, फीडबैक अगर देंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप तक सही तरीके से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, ठीक है। केवल पढ़ाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है एज अ टीचर, मेरा काम है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा, नोट्स जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो आप लोगों को सफिशिएंट लग रहा है कि नहीं लग रहा, मेरे लिए और कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, ओके। अच्छा, स्मृति रेखा जी ने इस चीज़ का लाभ उठाया भी है, चलिए बहुत अच्छा। बाकी लोग भी, आपने अगर 100% या 30% भी अवेल किया है तो ज़रूर उसका लाभ उठाइए, समय मत गवाइए। क्या मालूम ये एक्सपायर कर जाए, मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं है कि ये, अगर आपको जानना है कि ये स्कॉलरशिप कब तक एप्लीकेबल है, यही नंबर पे कॉल कीजिए, हेल्पलाइन नंबर 10 से 7। अदरवाइज़ आप लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। न केवल हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट में अगर कोई क्लास कर रहा है, इन दोनों नंबर्स पे सुबह 10 से लेकर 7 के बीच आप कभी भी कॉल करके अपना फीडबैक दे सकते हैं, या फिर बात करने में आपको हिचकिचाहट है तो आप लिख करके भी हमें ईमेल या वाया व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। नंबर्स और ईमेल आईडी यहाँ पे दिया जा ही चुका है,
तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर हमें बताइए कि क्लासेस की जानकारी, क्लासेस कैसी लग रही है, कोई कमी है तो बताइए, या आपको लग रहा है कि कोर्स स्लो चल रहा है, कोई भी फीडबैक, ठीक है, नेगेटिव हो डजेंट मैटर, हमें चाहिए कि नेगेटिव हो तो हम उस पर वर्क करें, पॉजिटिव हो तो हम उसको बरकरार रखें, हैं कि नहीं। तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। प्लस आपको स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम अगर दोबारा कभी हो, कब हो, या उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए, अदरवाइज़ क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। एंड बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो अगली कक्षा होगी, कब होगी मैंने बता ही दिया है। अगली कक्षा हमारी होगी सैटरडे को मेरे साथ और आपके प्रकाश सर के साथ, ठीक है। तो सैटरडे पुनः जुड़ते हैं 11 बजे विद्याकर के ऐप पर, ओके। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक क्लासेस खरीदी नहीं है तो पेड क्लासेस खरीदिए। ऐप पर भी कभी कभी फ्री क्लासेस होती है, लेकिन याद रखिए कभी कभी ही होती है, रेगुलर नहीं होती। तो आपको अगर रेगुलर क्लास चाहिए, कंटेंट या फ्री क्लासेस आप अभी बैठ के कर लेंगे, पर उसका PDF, उसका कंटेंट, उसका वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, ये सब आपको नहीं मिल सकता अगर आप फ्री में ही पढ़ेंगे बस, ठीक है। तो क्लास ज्वाइन कीजिए, समय नहीं है, एग्जाम कभी भी हो सकता है, ओके। विद्याकर ऐप इंस्टॉल कीजिए और अपने फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद स्मृति रेखा जी, धन्यवाद विनोदिनी जी, उन 8 को धन्यवाद जो क्लास से जुड़े रहे, ठीक है। सभी लोग और अंत तक जुड़े रहे, पहली और आखिरी बात, अंत तक जुड़े रहे। धन्यवाद मानस जी, धन्यवाद स्मृति रेखा जी। क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, सभी को धन्यवाद और पुनः मिलते हैं शनिवार सुबह 11 बजे हिंदी की क्लासेस और शनिवार शाम 7:30 5 बजे प्रकाश सर की क्लासेस, ठीक है। धन्यवाद सभी को।